इस मुकाबले में हमने देखे ट्विस्ट एंड टर्न। अंत में आई गुजरात की टर्न। अब गुजरात ने एक्चुअली यार मुंबई को हरा दिया है और उनके विजय रथ पे लगा दी है रोक। लेकिन पोल खुली है वैसे गुजरात टाइटंस की पूरी बैटिंग की, क्योंकि थे मात्र 155 रन और उनको चेज करने में यार लगा कि बड़ी कठिनाई हुई इस टीम को। और मुंबई कहेगा फाइट करी हमने एक छोटे टोटल पे 155 पे। हार ज़रूर मिली है लेकिन इस हार ने आत्मविश्वास भी दिया है। कैसे दिया है वो बताऊंगा। और जो आज का क्लैश है भाई केकेआर जो कि बनी हुई है रेस टू प्लेऑफ्स में, उनके सामने है चेन्नई। तो ईडन गार्डन्स में किसका दिल वो बाग बाग होगा? क्या चेन्नई जीत के वो मतलब पटरी पे लौट पाएगा? क्या जीतेंगे मुकाबला या नहीं? या फिर कोलकाता कहेगा हम अभी भी बने रहेंगे और हमारी सांसें चलती रहेंगी? तो करते हैं बात कल के क्लैश की, बात करूंगा आज के क्लैश की भी। तो हेलो एंड वेलकम टू द ऋषभ क्रिकेट सेंटर। और कल के क्लैश की ज़रा कर देते हैं बात, क्योंकि कल के इस मुकाबले में ना हमने जो ट्विस्ट एंड टर्न्स देखे हैं यार, जो ड्रामा देखा है, जो सस्पेंस देखा है, जो एंटरटेनमेंट देखा है यार, वो कमाल है। क्योंकि मात्र 3 विकेट हाथ में थी गुजरात के और आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे और बना दिए यार जैसे तैसे। अब सडनली अगर आप मुंबई के फ़ैन हो तो आप कहोगे यार कि जीता हुआ मुकाबला आप हारे हो क्या? क्योंकि 15 रन आपको अगर आखिरी ओवर में डिफेंड करने हो तो सडनली क्या कुछ गलती हो गई दीपक चाहर को देकर? बात तो करूँगा, लेकिन गुजरात की तो पोल खुल गई है। हाँ, पोल उनकी खुल गई है पूरी बैटिंग की, क्योंकि गुजरात टाइटंस जो है वो शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर पे जो कि निर्भर थी, अब लग रहा है यार पोल खुल चुकी है आपकी। और सच में ये खुली है, क्योंकि 155 रन बनाने में अगर इतना संघर्ष आपको करना पड़े तो आप ट्रॉफी जीतने के हकदार नहीं लगते। अब मुकाबले की जी अगर बात करें तो मुंबई की पहले बैटिंग थी। अब बैटिंग थी मुंबई की तो यार उनका भी कोलैप्स हो गया। 6 मुकाबले जीत के पहुंचे थे, तारीफ योग्य वो एक विजय रथ था, लेकिन उसको आखिरकार गुजरात ने रोका है। और बैटिंग की अगर हम बात करते हैं तो रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन से लेकर सूर्य कुमार यादव तक वो बैट नहीं चला, लेकिन विल जैक्स ने अर्धशतक लगाया और सूर्य कुमार यादव के जो 35 रन थे वो बड़े अहम थे और बड़े इंपॉर्टेंट रन वो जोड़े बॉश ने भी अपने बैट के साथ। वो 27 रन जो कि जोड़े, जिसके चलते मुंबई पहुंचा 155 पे। और आप कहते हो यार 155 पे सडनली चलो यार एक रिस्पेक्टिव वो टोटल होता है, तो एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा मुंबई। अब सवाल ये था कि अगर मुंबई ना ऊपर से वो 2-3 जल्दी आउट कर दे फिर मज़ा आएगा कि कैसे वो गुजरात जीते। अब अगर रन चेज़ की ओर अगर हम चलें तो अगर उस पर अगर बात करता हूँ मैं, तो रन चेज़ में बड़ा वो एक्शन और ड्रामा हमें देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? क्योंकि बारिश आ जाती है। वो 5 ओवर के बाद वो बारिश आती है और फिर सडनली वो कवर्स लाए जाते हैं, हवा बड़ी तेज़ चल रही होती है और शुभमन गिल, जॉस बटलर को बैटिंग करने में कठिनाई भी होती है। लेकिन अंपायर का फैसला था और क्रिकेट का ये रूल भी है कि भाई मैच को आप नहीं रोको जब तक बारिश नहीं आती है। हवा चल रही है तो भाई डोंट वरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हवा चलने दो। लेकिन मैच अगर रुकता है क्रिकेट में तो भाई फिर वो रुकता ही है, फिर तब तक रुका रहेगा जब तक एकदम मतलब प्रोबेबिलिटी ये ना हो जाए कि अब बारिश नहीं आएगी। वो बूंदाबांदी में भी वो मैच क्या है वो रुका नहीं चाहता था, हल्की फुल्की चल रही है और फिर शुरू भी नहीं होता जब तक वो बूंदाबांदी भी ना रुके। तो ये थोड़ा है, तो अंपायर से वो कहते भी हैं शुभमन की यार प्लीज़ देखो यार रुको, लेकिन अंपायर कहते हैं चलने दो यार, और चला मैच। अब हमने क्या देखा, पावर प्ले में बड़ा फूक फूक के कदम रखा, ना केवल शुभमन गिल ने बल्कि जॉस बटलर ने भी। अब शुभमन गिल की बात करता हूँ मैं भाई, 46 गेंदें खेल गए और ये 40 से ऊपर रन बनाए हैं और 100 का भी स्ट्राइक रेट नहीं है। तो T20 आए फॉर्मेट में इस तरीके की बैटिंग आप कहोगे अच्छी नहीं है। तो
बैटिंग की अगर बात करें तो जैसे ही शुभमन गिल आउट हुए, जैसे ही जॉस बटलर आउट हुए, वहाँ से मिडल ऑर्डर एकदम फेल दिखा, क्योंकि शाहरुख खान का बैट नहीं चला। राहुल तेवतिया ज़रूर वो अंत तक वो खड़े रहे, वो मैच जिताया, वो 8 रन बनाए अहम, लेकिन आप कहोगे शर्फिन रदरफोर्ड के वो कुछ रन्स थे जिनकी बदौलत थोड़ा वो लगा कि हाँ गेम में है गुजरात। लेकिन फिर पता है एक्शन ड्रामा और सस्पेंस कहाँ बनता है। अब भाई 18 ओवर तक मुकाबला पहुंच जाता है और बारिश हो जाती है भाई शुरू, और फिर लगता है यार अब नहीं होने का मैच। डीएलएस मेथड के चलते मुंबई था आगे, गुजरात था पीछे। अब लगा कि भाई मुंबई तो ले जाएगा, मतलब 2 पॉइंट्स डीएलएस मेथड के चलते, लेकिन फिर बारिश रुकती है और सडनली मुंबई वाले तो ये उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि भैया मैच हो गया, लेकिन मुकाबला होता है और सडनली अंपायर कहते हैं जी 1 ओवर का मुकाबला कर देते हैं, 15 रन आपको दिए। और 15 रन जब चाहिए थे गुजरात को और डिफेंड करने थे मुंबई को, तो भाई आते हैं मुंबई के खिलाड़ी वो नीचे। और सडनली पता है मुझे ऐसा लगा कि मुंबई के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने सोचा ही नहीं कि अब तो यहाँ से मैच होगा। वो आराम से जाके वो डग आउट में आराम से एन मस्ती से वो थोड़ा सा सो भी रहे हैं, बैठे भी हैं आराम से, कोई नहीं सोच रहा कि मुकाबला होगा। लेकिन फिर 1 ओवर के लिए आते हैं और वहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या हार्दिक पांड्या से गलती हुई, क्योंकि दीपक चाहर को आखिरी ओवर देना, क्योंकि दीपक चाहर तो चेन्नई के लिए भी वो नहीं डालते थे ना आखिरी ओवर, और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी नहीं लगते दीपक चाहर, लेकिन हार्दिक पांड्या डाल सकते थे क्या? आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताओ। अगर मैं अपनी राय रखता हूँ तो हाँ भाई डाल सकते थे हार्दिक पांड्या वो आखिरी ओवर। अब क्यों डाल सकते थे? क्योंकि यार विश्व कप का जो फाइनल था उसमें आखिरी ओवर डाला था हार्दिक ने, वहाँ पे डेविड मिलर थे, उनको आउट किया था, विश्व चैंपियन भारत बना था। अब जब वहाँ पे आपने वो फाइनल वो आखिरी ओवर डाला तो यहाँ पे भी डाल सकते थे, वहाँ तो 16 थे, यहाँ 15 थे, वो 1 रन का ही तो फासला था, लेकिन मे बी डाल सकते थे सडनली हार्दिक पांड्या वो लास्ट ओवर, और लगता है यहीं पे चूक हो गई। लेकिन दीपक चाहर का पता है क्या है, मतलब ठीक है यार आपने उनको ओवर दिया, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बड़ा ही गलत फैसला ले लिया, लेकिन वो थोड़ा लगा कि नो बॉल भी हुई, कहीं अगर वो नो बॉल ना होती तो हो सकता है मुंबई जीतता। अब नो बॉल होती है यार, उस पर वो छक्का लग जाता है वो फ्री हिट पे भी, और फिर सडनली 2 गेंदों में 1 रन बचता है। फिर वहाँ से लगता है यार अब तो झूलिए में है मुकाबला, लेकिन फिर वो बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वो विकेट खो देती है गुजरात। फिर लगता है 1 बॉल में 1 चाहिए। अब यहाँ से लगता है यार मुकाबला तो फंस सकता है, क्योंकि कहीं अगर इस पे विकेट गिरा तो मुकाबला जाएगा सुपर ओवर में। अब विकेट गिरने के चांस बनते हैं। अब हार्दिक पांड्या के पास जो वो एक रनआउट का चांस था, अब उसको क्या भुनाया जा सकता था, क्योंकि अरशद ना भाई वो आधी पिच पे भी नहीं थे, इतने तो हार्दिक ने वो गेंद वो थ्रो कर दी थी। अब अगर थोड़ा टाइम लिया होता, थोड़ा वक्त लिया होता, वो सूर्य कुमार यादव भी एक्चुअली पहुंच भी चुके थे। अगर आप देखोगे ना रिप्ले में, मैच हाइलाइट्स में, तो हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार यादव को सडनली गेंद दे भी सकते थे, तो हो सकता है वहाँ पे वो रनआउट होता, मुकाबला टाई होता, सुपर ओवर तक जाता मुकाबला, और वहाँ पे हो सकता है नतीजा हमें अलग देखने को मिलता। तो सडनली अब गुजरात की अगर मैं बात करता हूँ तो गुजरात की पोल क्या खुली है। मुंबई के लिए अच्छा ये हुआ है कि उन्होंने 155 रन बनाकर भी लड़ाई लड़ी। गुजरात के लिए ये हुआ कि 155 रन ही तो बनाने थे, उसमें अगर आप इतनी वो जद्दोजहद, तो इतना संघर्ष, इतनी मेहनत मशक्क़त अगर आप करो, तो सडनली आपकी पोल खुलती है कि आप जॉस बटलर, शुभमन गिल और साई सुदर्शन के ऊपर ज़्यादा निर्भर हो, और अगर कहीं ये दोबारा लटकते हैं तो आप मुकाबला नहीं जीत पाओगे। सडनली ये मुकाबला जीत गए, लेकिन आगे नहीं जीत पाओगे, ये वायदा मैं करता हूँ आपसे। ये असलियत है, ये हकीकत है क्रिकेट की, कि 2-3 बल्लेबाजों के वो कंट्रीब्यूशन पे टूर्नामेंट नहीं जीता जाता। मुकाबला जीत सकते हैं, जो कि कल वाला आप मुकाबला जीत गए, लेकिन टूर्नामेंट बिल्कुल नहीं यार। तो मुकाबला बड़ा कमाल का रहा, मुंबई कहेगा हमने अच्छी फाइट दिखाई, ज़रूर अब हारे हैं मुकाबला, लेकिन इस हार ने भी वो आत्मविश्वास दिया होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, कर्ण शर्मा, अश्विनी कुमार,
इन्होंने जो गेंदबाजी करी वो शानदार गेंदबाजी थी और लड़ाई बड़ी कमाल की लड़ी एक्चुअली 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस ने। तो पॉइंट्स टेबल ज़रा अब हम देख लेते हैं, क्योंकि एक और दिन पॉइंट्स टेबल का सिनेरियो बदल चुका है। और बदल कैसे चुका है अगर आप देखो, नंबर 4 पे इस वक्त मुंबई और नंबर 1 पे एक्चुअली इस जीत के साथ जा चुका है गुजरात टाइटंस। अपनी प्लेऑफ्स की जो इनकी स्ट्रैटेजी है वो और पुख्ता हो चुकी है, अब तो सडनली जाएंगे ही। अब मुंबई का ऐसा लगता है यार कहीं फंस तो नहीं गए, क्योंकि 2 मुकाबले ज़रूर यहाँ से बचते हैं। और सडनली आपको बताऊं कि 6 मुकाबले जो कि लगातार जीते थे उसके बाद ये वो पहली हारी आई है। फिर भी लग रहा है यार कि मुंबई कहीं फंस तो नहीं गया, क्योंकि अब पता ये है कि यहाँ से अब मुंबई पहुँच सकता है टोटल 18 पॉइंट्स तक, है ना। यहाँ से 2 मुकाबले बचते हैं, टोटल आपके वो 14 पॉइंट्स हैं, तो आप 18 पॉइंट्स तक पहुँच सकते हो अगर आप 2 के 2 मुकाबले जीतो। लेकिन आज तो केकेआर का मुकाबला भी है और वो है भाई 11 पॉइंट्स पे। अब उनके बचते हैं 3 मुकाबले, और अगर वो तीनों के तीनों मुकाबले जीतते हैं तो वो पहुंचेंगे यार यहाँ से सडनली वो पहुंच जाएंगे 17 पॉइंट्स तक। तो अगर मुकाबला कहीं मुंबई 1 मुकाबला यहाँ से हारा और कहीं अगर केकेआर 3 मुकाबले लगातार जीत गया तो मुंबई तो बाहर हो जाएगा। और अब अगर दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली के लिए भी रोचक है, क्योंकि दिल्ली पहुंच सकता है 19 पॉइंट्स तक। तो दिल्ली के लिए ये है कि भाई बच्चे जितने मुकाबले हैं सारे जीत लो और क्वालिफाई कर दो, तो फिर मुंबई का भी चांस नहीं बनेगा। क्योंकि अगर मुंबई ये मुकाबला जीता होता तो मुंबई पहुंच सकता था 20 पॉइंट्स तक अगर वो सारे के सारे मुकाबले जीतता। लेकिन यहाँ से जो कि अब 1 मुकाबला मुंबई हारा है, जो कि अब 18 पॉइंट्स तक ही मुंबई जा सकता है। तो दिल्ली का ये सिनेरियो कि सारे के सारे मुकाबले भाई जीतो और पहुंच जाओ आईपीएल प्लेऑफ्स में वो 19 पॉइंट्स के साथ। अब अगर यहाँ से दिल्ली एक और मुकाबला हारी तो वो भी फंसेंगे, उनका भी वो थोड़ा लटकेगा, क्योंकि वो फिर 17 पॉइंट्स तक रह जाएंगे और केकेआर भी 17 पॉइंट्स तक आ सकता है, वहाँ पे मुकाबला नेट रन रेट पे फंसेगा। तो ये पॉइंट्स टेबल का जो अब सिनेरियो है ये बड़ा मतलब रोचक हो चुका है, बड़ा रोमांचक हो चुका है और बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आने वाले जो मैचेस हैं वो बड़े ही क्रूशियल स्टेज पे हैं। तो आरसीबी तो भाई जा रहा है प्लेऑफ्स में आराम से, और आपको बता दें कि गुजरात भी आराम से जा रहा है, और मुंबई का थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। पंजाब भी एक्चुअली अब टॉप 4 में जो कि है, तो उनका भी लग रहा है आराम से जाएंगे ही। तो पॉइंट्स टेबल सिनेरियो की भी मैंने बात करी, हर टीम की आपको बताने की कोशिश करी जितना मैं बता सकता था। तो अब अगर बात करें आज के क्लैश की, अब ईडन गार्डन्स में मुकाबला है, चेन्नई के सामने कोलकाता है। अब महेंद्र सिंह धोनी की टीम के ऊपर उठ रहे हैं सवाल, क्योंकि हार के रथ से उतर ही नहीं पा रहे हैं यार। क्योंकि केकेआर की अगर बात करें तो 1 रन से सडनली मुकाबला जीत के आए हैं, और वो 1 रन से जो मुकाबला जीते हैं ना, वो सांस में सांस वो आई है, क्योंकि सांसें इसी वजह से चल रही है। क्योंकि अगर वो मुकाबला हार जाती कोलकाता तो बाहर हो जाते, लेकिन यहाँ से क्या है कि अगर ये मुकाबला जीतती है कोलकाता तो वो पहुँचेंगी 13 पॉइंट्स तक, नंबर 5 पे भी जा सकते हैं अगर नेट रन रेट उनका अच्छा हुआ दिल्ली से। अब सवाल पता है आज के मुकाबले में ये है कि क्या सीएसके बिगाड़ेगा कोलकाता की पार्टी, सीएसके क्या बिगाड़ेगा कोलकाता के आईपीएल प्लेऑफ का सिनेरियो, ये सवाल है। अब बिगाड़ कैसे सकता है, क्योंकि वो झलक हमें थोड़ी देखने को मिली थी। क्योंकि अब सडनली खतरा क्या हो सकता है केकेआर के लिए, आयुष मात्रे, क्योंकि उन्होंने जो पारी खेली थी बेंगलुरु में, जो मतलब रनचेज में जो अहम रोल था उनका वो शानदार था। अब सवाल तो ये है कि कौन जीतेगा आज का मुकाबला। कोलकाता के लिए तो मुकाबला जीतने के अलावा कोई चांसेस ही नहीं है, तो इसलिए ये मुकाबला बड़ा कमाल का होने वाला है। इट्स केकेआर वर्सेस सीएसके। अब चेन्नई तो कहेगा आपने हमारे घर पे आके हमें हराया था, तो हम तो बदला लेंगे आपसे, हम भी आपको आपके घर में ना केवल हराएंगे बल्कि आपको गणित भी बिगाड़ देंगे। तो ये सीएसके सोच रहा होगा इस वक्त। अब पता है आज की कौन सी वो बिग बैटल है
जिसके ऊपर आप रख सकते हो नज़र। तो आइए जानते हैं बिग बैटल ऑफ द डे में, क्योंकि इस वाली बैटल में मज़ा आने वाला है। इस बैटल को मिस आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ये है बैटल ऑफ द डे। तो बिग बैटल ऑफ द डे में अगर बात करें तो ये वाली वो बैटल है जिसके ऊपर आप नज़र बना सकते हैं दोस्तों। अब आंद्रे रसल होंगे ना सामने, उनके सामने होंगे भाई खलील अहमद। आंद्रे रसल वर्सेस खलील अहमद और अजिंक्य रहाणे वर्सेस खलील अहमद। इस बैटल के ऊपर आप निगाहें वो रख सकते हैं। तो यही होने वाली है आज की बिग बैटल ऑफ द डे। तो इस बैटल के ऊपर आप नज़र रखिएगा, क्योंकि इस बैटल में मज़ा आने वाला है। अब अगर इस बैटल की मैं प्रेडिक्शन करूं तो खलील अहमद और आंद्रे रसल वाली बैटल में खलील का पलड़ा मुझे लगता है भारी, और रहाणे और खलील की बैटल में मुझे रहाणे का लगता है पलड़ा भारी। तो इन दोनों बैटल में मैं रसल और खलील की बैटल में तो खलील के साथ हूँ, लेकिन रहाणे और जो खलील अहमद की बैटल है उसमें रहाणे के साथ हूँ। तो यही होने वाली है बिग बैटल ऑफ द डे, और मैंने प्रेडिक्ट भी किया है कि कौन मारने वाला है इस बैटल में बाजी। तो आप ज़रा रखा करो यार ध्यान की जो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ वो ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। कल का जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वो तो ठीक हो गया, गुजरात जीत गया, लेकिन इस जीत को ना मैं जीत नहीं मानता वैसे गुजराती, क्योंकि रास नहीं आएगी ये जीत एक्चुअली गुजरात को। अब अगर बात करें यार कि मुकाबला क्यों इतना इंटरेस्टिंग है, कौन मारेगा बाजी इस मुकाबले में और किसका पलड़ा है भारी, प्रेडिक्शन टाइम का जो कि वक्त हो चुका है। तो चलते हैं ज़रा और वहीं जानते हैं कि कौन सी टीम मारेगी बाजी। तो प्रेडिक्शन टाइम में आप सभी का स्वागत है, और चेन्नई जीतेगा मुकाबला या जीतेगा कोलकाता। अब अगर इस पे दृष्टि हम डालते हैं तो यार केकेआर जो 1 रन से वो मुकाबला जीत के आई है, वो उनके डगआउट में तो यार जान फूंक देगा, क्योंकि वो कहेंगे अभी भी जिंदा है बॉस, अभी भी क्वालिफिकेशन का जो सिनेरियो है वो बना हुआ है। तो वो तो कहेंगे अपने घर पे मुकाबला हम चेन्नई को फेस कर रहे हैं, तो वो कहेंगे यार हम जीतेंगे मुकाबला। तो चेन्नई वर्सेस कोलकाता की इस बैटल में अगर मैं चेन्नई की बात करता हूँ तो वो बेंगलुरु से यार ज़रूर हारे हैं मुकाबला, लेकिन आयुष मात्रे के रूप में एक यंग टैलेंट की हमने वो झलक देखी। उस मुकाबले में हमने वो थोड़ा सा परिश्रम तो देखा चेन्नई का, लेकिन अब हमने क्या देखा, वो थोड़ा सा पास तो आए वो जीत के, लेकिन लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है सडनली इस मुकाबले में इट्स केकेआर वर्सेस सीएसके की बैटल में केकेआर जीतेगा मुकाबला, और चेन्नई ना नहीं जीत पाओगे मुकाबला, ऐसा मुझे लगता है। तो बस आज के लिए और अभी के लिए हमारी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, और अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और आप फटाफट से यार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको दबाना मत भूलिएगा, और शेयर भी कीजिए हमारे इस चैनल को। तो मुलाकात होती है अब आपसे मेरी कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।